अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 9 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसमें जितने रिलेटेड असेसरी ऑर्गन्स थे एज वेल एज एलिमेंट्री केनाल मैंने आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाई, ठीक है। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बेटे कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। वो सारे के सारे सारे तो नहीं बल्कि कुछ जो हैं वो आपके सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड हैं, वही हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं। वो डिसऑर्डर के कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, उनकी प्रिवेंशन क्या है, ये सारा का सारा आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। आपकी बुक का पेज नंबर 9 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.3 डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने यहाँ पे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो बेटे आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ डायरिया। नंबर 1, डायरिया। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डायरिया इज characterized by frequent loose or watery stool. Diarrhea can lead to dehydration, especially in children and the elderly. Sign and symptoms: abdominal cramps or pain, bloating and dehydration, thirst, dry mouth, and dark urine. Causes: infection, bacterial, viral, or parasitic. Food allergies, stress, certain medication, for example, antibiotics. एंटीबायोटिक्स आगे नेक्स्ट आपका है ट्रीटमेंट। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यूज ऑफ ORS, eating a soft diet, using anti-diarrheal medications, take antibiotics and other treatments in severe cases. Prevention: washing hand regularly, especially before eating or after using the bathroom, avoiding contaminated food or water, avoid stress. सबसे पहला जो डिसऑर्डर अभी जिसकी मैंने रीडिंग की है डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेट करता है, डैट इज़ डायरिया। आप सब लोग फैमिलियर हो गए डायरिया से, एक कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायरिया में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, ठीक है, जिसमें आपका ड्यूरेशन कम हो, ठीक है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार, बार बार आना, यानी कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। आप बार बार वॉशरूम जाते हो, आपको लूज और वाटरी स्टूल जो है वो आता है, ठीक है। डायरिया जो है उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपकी बॉडी में बेटे पानी की कमी हो जाती है, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली पीपल्स हैं, ठीक है, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है। और उन लोगों में ज़्यादा जो है वो डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं कि उनकी बॉडी का जो वाटरी फ्लूइड है बेटे वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो डायरिया है, कौन से ऐसे साइन हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला सिम्टम यहाँ पे क्या है कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन फील होती है। क्रैम्प का मतलब होता है रुक रुक के पेन फील होना, एक लहर एक पेन की उठी, थोड़ी देर पेन हुई, रुक गई, फिर पेन हुई, फिर रुक गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रैम्प्स, यानी कि रुक रुक के दर्द होना लेकिन काफ़ी तेज़ होना। इसके अलावा कंटिन्यूस पेन भी आपके एब्डोमेन में हो सकती है, ब्लॉटिंग होती है, ठीक है। आपको ऐसे फील होता है जैसे आपके पेट में कोई चीज़ जो है आपके एब्डोमेन में चल रही है, ठीक है। आपको एक मूवमेंट वाटर की जो है वो फील होती है, ब्लॉटिंग फील होता है। इसके अलावा सबसे मेन सिम्टम क्या है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपको डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के बेटे 20 सिम्टम्स होते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार आपका पानी पीने को दिल करता है, ठीक है। आपका जो माउथ है, जो मुंह है, जो ओरल कैविटी है, वो अंदर से आपको ड्राई फील होती है। इसके अलावा आपका जो यूरिन है, जब आप यूरिन पास करते हो तो यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने सिम्टम्स देख लिए किसके, डायरिया के। क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग है और डिहाइड्रेशन है। नेक्स्ट आते हैं इसके काजेस कि डायरिया क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, ये डिजीज़ क्यों होती है। तो सबसे जो मेन रीज़न है डायरिया का, डैट इज़ इन्फेक्शन। क्या है, इन्फेक्शन है बेटे। कौन सा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तीनों तरह का हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? वो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से काज हो। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? वो इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से काज हो। एंड पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे पैरासाइट्स रह रहे होते हैं, इसके अलावा कोई और एक्सटर्नल सोर्स से भी पैरासाइट आ सकता है, उस पैरासाइट की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा फूड एलर्जीज, ठीक है, अगर ऐसी फूड आप ले लेते हो अपनी मतलब किसी भी टाइम में अपने पूरे मेन्यू में शामिल कर लेते हो जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, आपको एलर्जिक है, तो उसके खाने से भी आपको एलर्जी होगी और उसकी आउटकम क्या निकलेगी कि आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेन इसका रीज़न है डेट इज स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपको कोई परेशानी होती है, आप स्ट्रेस में होते हो, उसकी वजह से भी आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। एंड इन द लास्ट सर्टन मेडिकेशंस, ठीक है, कभी कभार हम किसी और डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो टैबलेट्स ले रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो जब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं ना तो उसकी वजह से भी हमारा स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है। यानी कि अक्सर किसी और डिजीज़ की मेडिसिन लेने की वजह से भी आपको डायरिया हो जाता है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? एंटीबायोटिक्स जो है इसकी कॉमन एग्जांपल्स है। बहुत सारी हमारी बॉडी में ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, कोई छोटी सी सर्जरी हुई हो, कोई आपके दांत में पेन है, कोई भी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन अगर हो गया, जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं 7 डेज़ के लिए या 5 डेज़ के लिए, तो उनको लेने की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए? डायरिया के काजेस पढ़ लिए। नेक्स्ट आते हैं हम डायरिया की ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहली ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आती है कि आपने लॉट ऑफ यानी कि प्लेंटी ऑफ जो है वो फ्लूइड लेना है, अपने आप फ्लूइड का इंटेक जो है वो बढ़ा देना है, लिक्विड का इंटेक, ठीक है। इसके अलावा ORS जो है उसके साशे बेटे मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, ORS जो है वो यूज़ करना है आपने, ठीक है, एज ए फ्लूइड। इसके अलावा सॉफ्ट डाइट जो है वो आपने लेनी है, और एंटी डायरियल मेडिकेशन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपने लेनी। खुद से जो है वो डॉक्टर नहीं बनना। एंटीबायोटिक्स आपको डॉक्टर देंगे, वो आपने जितने डेज़ के लिए वो देते हैं ना तो उससे कम करते हैं ना उससे ज़्यादा लेते हैं, पूरा ये कोर्स होता है, ठीक है। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है आपने 5 डेज़ लेना है या आपने 7 डेज़ लेना है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा छोटे जो बच्चे हैं या जो बहुत ज़्यादा एज पीपल होते हैं बेटे, उनमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो इवन उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, और सीवियर केसेस में उनको जो है फिर दूसरे सोर्सेज के ज़रिए जो है वो फ्लूइड दिया जाता है। जैसे कि अगर मतलब आपको नॉर्मल डायरिया हो ना तब तो आप वैसे अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ा देते हैं, पानी ज़्यादा पिएंगे, ORS पिएंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है आपको ड्रिप्स लगती हैं, ठीक है, आपको वेंस के ज़रिए जो है वो फ्लूइड आपकी बॉडी में जो है वो पास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी प्रिवेंशन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अमल दरामद करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिवेंशन कहते हैं। सबसे पहली प्रिवेंशन यहाँ पे क्या है कि आपने अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करना है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। जब आपने मतलब खाना खाना है, मतलब बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग वॉशरूम, ठीक है, जब भी आपने खाना खाना है, खाना खाने से पहले आपने अपने हैंड्स वॉश करने हैं। इसी तरह जब आप वॉशरूम से आते हो तो वॉशरूम यूज़ करने के बाद भी आपने अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को अवॉइड करना है, यानी कि आपने सोच समझ के बेटे, घर का खाना तो हमेशा साफ़ सुथरा ही होता है, लेकिन अगर कभी आप बाहर से खाते हो तो ऐसी जगह से खाओ, मेक श्योर करो कि जिस जगह से आप खाना खा रहे हो वहाँ पे नीटनेस का जो है वो बहुत ज़्यादा, हाइजीन का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप जो खाना खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, किसी भी गंदी जगह से खाना नहीं खाना, स्पेशली जो ओपन कार्ट्स हैं जगह जगह, वहाँ से आप लोग खाना खाना उसको जो है अवॉइड करो, क्योंकि वो खाना ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है, वहाँ पे जर्म ज़्यादा होते हैं और डायरिया के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। और इन द लास्ट आपने स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। आप जब स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी चीज़ की टेंशन लेते हो, तो आपको क्या होता है? आपको डायरिया हो जाता है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं जब अपने एग्ज़ाम्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस लेते हैं तब भी उनको डायरिया हो जाता है। तो बेटे प्लीज़ एग्ज़ाम्स के दौरान जो है आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करें। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको एग्ज़ाम्स के दौरान डायरिया हो जाता है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो बेटे ईज़ी रहा करें, सुकून से रिलैक्स होकर पेपर दिया करें, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला डिसऑर्डर पढ़ा
दैट इज़ नोन एज डायरिया। डायरिया क्या चीज़ है? डायरिया में आपके वो फ्रीक्वेंट एंड लूज और वाटरी जो है वो स्टूल आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या थे वो मैंने आपको बताया, इसके काजेज़ क्या थे वो हमने पढ़े, देन उसकी ट्रीटमेंट एंड उसकी प्रिवेंशन पढ़ी। अच्छा, इस पे पूरा नोट भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरिया। अगर तो इस तरह नोट आता है तो आपने हर एक हेडिंग देनी है, हेडिंग दे दे के आपने सारा राइट करना है। या इसमें फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, ठीक है, व्हाट आर द काजेज ऑफ डायरिया, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, या आपके MCQs भी यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं बेटे अपने सेकंड डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट जो हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिपेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। डायरिया को उर्दू में हम कहते हैं पेट का ख़राब होना, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा इसका स्टमक अपसेट है, इसका पेट ख़राब है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में क्या कहा जाता है? कब्ज़ कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा। इसकी भी पहले मैं रीडिंग करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको हम जो है वो पढ़ेंगे। Number 2 is constipation. Constipation is a condition in which feces are not eliminated from the body at regular intervals. Sign and symptom: infrequent or difficult bowel movements less than 3 times a week, hard and dry stool, abdominal discomfort or bloating. Causes: lack of fiber in diet, dehydration, lack of physical activity, certain medicine like painkillers, iron supplement, other diseases, for example diabetes. Treatment: increasing fiber intake, fruit, vegetables, whole grains, drinking plenty of water, regular exercise, use medicines as prescribed by the doctor. Prevention: eating a high fiber diet, drinking plenty of fluids. सेकेंड डिसऑर्डर जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है बेटे, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन कंडीशन है, कॉमन डिजीज़ है। ये तब होती है जब आपका वेस्ट मटेरियल, आपकी फेसेस जो हैं वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट नहीं होती एट रेगुलर इंटरवल। आपकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है बेटे, वो एट रेगुलर इंटरवल आप लोग अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हो ना, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो वो रेगुलर इंटरवल पे रिलीज़ नहीं होता, बल्कि 3-3 4-4 दिन बाद जो है वो आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम इसके क्या हैं कि इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट जो है वो आपको बाउल मूवमेंट्स होंगी। आप मतलब फ्रीक्वेंट यानी कि रूटीन में जो है वो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है वो जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो एलिमिनेट करते हो बॉडी से। जो आपका स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और आपको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा बाजुका दर्द भी जो है वो होता है। इसके काजेज़ क्या हैं? इस डिज़ीज़ के रीज़न क्या है? सबसे मेन रीज़न जो इस डिज़ीज़ का है वो क्या है कि आप जब ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें फ़ाइबर कम हो, ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। फाइबर किस चीज़ में ज़्यादा है? फाइबर बेटे आपका आपने लेना है होल ग्रेन जो आटा है उसकी। अगर आप लोग रोटी लोगे तो उसमें जो है फाइबर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। आप होल ग्रेन जो है आपका गंदम जो है, खालिस गंदम जो है, उसकी रोटी अगर आप लें तो तब तो आपको जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग अपनी फूड में होल ग्रेन मतलब आटा यूज़ नहीं करते, या ऐसी फूड यूज़ नहीं करते जिसमें बेटे फाइबर प्रेजेंट हो, ठीक है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं अगर हम लोग करेंगे, वीट का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारी डाइट के अंदर फाइबर की कमी हो जाती है। जब हमारी डाइट में फाइबर शामिल नहीं होता या फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो वन ऑफ द मेन काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज़ लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। इसके अलावा अगर हम लोग पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करें, सारा दिन बैठे रहो, सारा दिन आप लोग बैठे रहो, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा सर्टन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं कि उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कॉन्स्टिपेशन, उनकी वजह से हो जाती है। लेकिन डॉक्टर हमेशा आपको कोई साइड वाइज ऐसी मेडिसिन दे देता है कि जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं कि अगर आपको वो डिजीज़ होगी तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? शुगर है। अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो अक्सर रहती है। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्या है?
सबसे मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि आपने अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक ज़्यादा कर देना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे ज़्यादा फाइबर किस में होता है बेटे, होल ग्रेन में, यानी कि गंदुम में, ठीक है, वीट में। तो वीट, आप रोटी खाओ, वीट से बनी हुई चीज़ें जो है वो अपनी डाइट में शामिल करो, वेजिटेबल्स शामिल करो, फ्रूट आप लोग एज ए होल फ्रूट खाओ, यानी कि एप्पल पूरा का पूरा खाओ, बजाय इसके कि एप्पल जूस पिए आप लोग एप्पल खाएं। उससे क्या होगा कि जूस भी आपको मिलेगा और फाइबर भी आपके अंदर जाएगा, यानी कि पूरा फ्रूट खाया करो। जूस पे इतना ज़्यादा आप लोग वो जोर ना दिया करो, फ्रूट खाना ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि उसके साथ आपको फाइबर भी मिल जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट में, रूटीन में बेटे ग्रेन यूज़ करेंगे, होल ग्रेन, ठीक है, गंदम की बात मैं कर रही हूँ, वेजिटेबल यूज़ करेंगे, फ्रूट यूज़ करेंगे, तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, फाइबर इंटेक आपका ज़्यादा हो जाएगा। जब फाइबर इंटेक ज़्यादा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आपने पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमेशा बैठे नहीं रहना, चलते फिरते रहना है। मेडिसिन जो है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है आपने वो मेडिसिन लेनी है। लास्ट में आता है इसका प्रिवेंशन, के ऐसे कौन से तरीके हैं जिन पे अमल दरामद करके आप कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। इसके अलावा आपने लॉट ऑफ जो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है उसका इंटेक करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिसऑर्डर था, डेट इज़ नोन एज कॉन्स्टिपेशन। हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिसिस जो है वो ईजिली बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए, कॉजेज़ बताए, इन द एंड हमने इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी पढ़ी कि हम इसको किस तरह से जो है वो रोक सकते हैं। उसके बाद बेटे अगला जो डिसऑर्डर है, अगली जो डिजीज़ है, डेट इज़ नोन एज अल्सर। इसकी रीडिंग करूँगी, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 3 इज़ अल्सर। Peptic ulcer are sores that develop in the wall of alimentary canal. Ulcer usually develop in the wall of stomach and is called gastric ulcer. However, ulcer may also develop in duodenal ulcer or esophagus, yeah, esophageal ulcer. Signs and symptom: burning stomach, pain, rush of saliva after regurgitation, loss of appetite, weight loss, blood, vomit in severe cases, causes infection due to Helicobacter pylori bacteria, long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs, excessive alcohol consumption, smoking, stress, not though not a direct cause, it may make symptom worse. Treatment: antibiotics to clear H. pylori infection, medicines called antacids and proton pump inhibitors. Prevention: avoiding excessive use of painkillers, NSAIDs, avoiding spicy food, eating a balanced diet. लास्ट डिसऑर्डर जिसकी अभी मैंने रीडिंग की, डेट इज़ नोन एज अल्सर। व्हाट इज़ अल्सर? ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन एक डिजीज़ है और बहुत लोगों को बेटे होती है। अल्सर क्या चीज़ है? अल्सर एक आप समझ लो ज़ख़म है, ठीक है, हम कह सकते हैं ज़ख़म है या इन्फेक्शन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बन जाते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल देखो हमारे ओरल कैविटी से शुरू होकर हमारे एनस तक जाती थी, इसका मतलब है अल्सर जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। अल्सर जो है वो आपके स्टमक का भी हो सकता है, अल्सर जो है वो इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, और इवन अल्सर जो है हमारे इसोफेगस में और फेरिंग्स में, माउथ कैविटी में भी जो है वो हो सकता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट्स में अल्सर जो है वो हो सकता है। अल्सर बेसिकली क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, ज़ख़म बन जाते हैं आपके उस ऑर्गन में, ठीक है। तो वो अल्सर जो आपके स्टमक में बनता है बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसी तरह जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि ड्यूडिनम में बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। और जो इसोफेगस में बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसोफेजियल अल्सर कहते हैं, ठीक है। अब अल्सर के सिम्टम्स और साइंस क्या हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा आपको अल्सर है? उसके सिम्टम्स क्या देखने में आपको फील होंगे? आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी स्टमक में, यानी कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका स्टमक जो है वो जल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी महसूस, ठीक है। और जब आप लोग खाना खाते हो
या इवन खाने की आप खाना का के बारे में सोचते भी हो तो आपके मुंह से एक्स्ट्रा जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। आपको भूख जो है आहिस्ता आहिस्ता, जब आपका अल्सर बेटे ज़ोर पकड़ता जाता है, जब आपका अल्सर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो उस केस में आपको भूख नहीं लगती, आपकी एपिटाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब एपिटाइट ही ख़त्म हो जाएगी, आप खाना कम लेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। और जब आपका अल्सर बेटे स्वेयर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको ब्लड की वॉमिट्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये ब्लड की वॉमिट तब आती हैं जब आपका अल्सर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं कि अल्सर क्यों होता है। अल्सर कॉज होता है ड्यू टू इन्फेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है बेटे, इन्फेक्शन होता है एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इसका नाम है। ये नाम एज इट इज़ आपने याद करना है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इसके अलावा एक तो इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। दूसरा जो है, अगर आप बहुत देर तक काफ़ी मतलब साल 2 साल तक कंटिन्यूसली आप नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा जो है अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल बेटे लें, ठीक है, स्मोकिंग करें, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो, तो उस केस में भी आपको अल्सर जो है बेटे वो हो जाता है। अब आते हैं हम अल्सर की ट्रीटमेंट की तरफ। अल्सर की ट्रीटमेंट क्या है कि डॉक्टर आपको, जाहिर सी बात है, अल्सर का मेन रीज़न क्या है कि वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब जो कोई भी डिजीज़ है, जब बैक्टीरिया काज करता है तो डॉक्टर उसके अगेंस्ट आपको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या देगा, एंटीबायोटिक्स देगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आपको देगा। इनिबिटर्स क्या होते हैं, जो इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या देगा, मतलब एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एंट एसिड्स देंगे। ठीक है, और प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा लास्ट में आती है आपके पास प्रिवेंशन के, इस डिज़ीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है। इसका मेन जो प्रिवेंशन है वो क्या है कि आपने एक्सेसिव यूज़ जो पेन किलर्स का है वो कम से कम करना है। कुछ लोगों को बेटे मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों की हैबिट होती है, ज़रा सा भी कुछ होता है ना, आपको मतलब बॉडी में लाइट सी पेन हो रही है। अक्सर हम लोग बाज़-औक़ात कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर हमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें तो हम थक जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप इस केस में थोड़ी सी अगर आप नींद ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना, तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली खुद ब खुद ही जो है वो अपनी सही रूटीन में आ जाती है। आपकी सारी पेन्स ख़त्म हो जाती हैं, आप बिल्कुल टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है, आप ठीक हो जाते हो। लेकिन कुछ लोगों ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पे बहुत, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, ज़रा सा कुछ होता है पेन किलर ले लेते हैं, ज़रा सा कुछ होता है पेनाडोल लेते हैं, टांग में दर्द पेनाडोल लो, कहीं भी बॉडी में पेन हो रही है पेनाडोल ले लो। तो जब हम लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना पेन किलर्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी तमाम छोटी छोटी बीमारियां जो आपको लगता है कि यार ये सेल्फ मेडिकेशन से भी ठीक हो सकती हैं, जैसे आपको थकावट की वजह से टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो आपको फ़ौरन से पहले मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दें, आपकी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि छोटी छोटी बीमारियों से हमारी बॉडी खुद ही बेटे जो है वो मुकाबला कर लेती है और ठीक हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर तो अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो तो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि हर छोटी बात के लिए आपको पेन किलर नहीं लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को खुद से भी ठीक होना दे देते हैं। कुछ चीज़ें आपको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता। वो हमें पता होता है कि यार ये थोड़ी देर है, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ी सी नींद ले लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा जो पेन किलर्स हैं उनको अवॉइड करें। जब आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो आपको डायरिया होता है। तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ पेन किलर्स का कम कर दें तो उससे इसकी परसेंटेज अल्सर की काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला और मसालों वाला खाना, स्पेशली बिरयानी, और वो भी बाज़ार की, अगर अक्सर जगहों पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बेटे स्पाइसी बिरयानी जो है वो मिलती है। ये बिरयानी आपको वैसे
अपनी ओरल कैविटी में तो बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी लग रही होती है, आप बार बार पानी पी रहे होते हो, लेकिन ये सोचा करो कि अगर मेरा ये हाल यहाँ पे हो रहा है तो स्टमक के अंदर जाके ये क्या करेगी। तो ऐसे खानों को जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हों, स्पेशली मिर्चें और मसाले बहुत ज़्यादा हों, उनको आप लोग अवॉइड किया करो। वो भी एक मेन रीज़न है किसका, स्टमक के इन्फेक्शन का, और उसकी वजह से भी अल्सर होता है। और लास्ट में क्या है कि हमें जो है वो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम अल्सर के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट डिजीज़ यहाँ पे क्या पढ़ लिया, अल्सर पढ़ लिया। अल्सर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये इन्फेक्शन है, ज़ख़म बन जाते हैं हमारे पूरे, इसमें जो हमने पूरा अभी अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, किसी भी ऑर्गन का अल्सर हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो सकता है। स्टमक में हो सकता है तो उसको हम स्टमक अल्सर कहते हैं, इसोफेगस में होगा तो इसोफेगल कहेंगे, इंटेस्टाइन में भी हमारे इवन अल्सर हो सकता है। फिर उसके हमने सिम्टम्स पढ़े, उसके कॉजेस पढ़े, उसके ट्रीटमेंट, और इन द एंड मैंने आपको क्या बताया, उसकी प्रिवेंशन भी बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो आपकी बुक में अल्सर जहाँ है वहीं पे एक डायग्राम भी बनी हुई है। बेटे दिस इज स्टमक, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये क्या चीज़ है, ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन की गई है छोटी सारी, यहाँ पे देखो एक इन्फेक्शन हुआ है, ये क्या है, दिस इज नोन एज, क्योंकि स्टमक के अंदर है तो ये अल्सर है, दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक अल्सर। और ये गैस्ट्रिक अल्सर आपको पूरा एक ये तो छोटी सी पिक्चर थी ना, उसी पिक्चर को इनलार्ज करके आपको दिखाया। देखो ये इतना ज़्यादा ज़ख्म हो चुका है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है कि जो हमने पढ़ा था स्टमक में मसल्स की लेयर्स होती हैं, वो सारी लेयर्स इसने ख़राब कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कितना गहरा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो अल्सर आपका जो ऑर्गन का सही जो स्ट्रक्चर होता है उसको टोटली जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्सर बहुत ख़तरनाक होता है, अगर अल्सर को ट्रीट ना किया जाए, ये बढ़ जाए तो इवन ये कैंसर की सूरत भी जो है बेटे इख्तियार कर लेता है। तो इसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, और हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाओ, कम स्पाइसी खाना खाओ, और बैलेंस डाइट जो है वो आप अपनी फूड में शामिल करें। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़े, हमने यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़े, किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। 3 डिसऑर्डर्स मैंने आपको पढ़ाए, डायरिया पढ़ा हमने, कॉन्स्टिपेशन पढ़ी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, अल्सर पढ़ा। ठीक है, इन तमाम की तमाम डिसऑर्डर्स को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, इनका रीज़न क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, यानी कि इनके प्रिवेंशंस क्या हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर हमने अपना आज कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में सारा का सारा मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, एलिमेंट्री केनाल में जितने ऑर्गन्स थे वो 1 बाय 1 हमने सारे पढ़े। उसके बाद मैंने आपको सेस्टरी ऑर्गन्स में लिवर और पेनक्रियास बताया। इन द एंड हमने इसी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी बेटे कंप्लीट किए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एज वेल एज एमसीक्यूज भी आपके पेपर में आ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करें। इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाए हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको इस चैप्टर में ड्रॉ कराए हैं, आपने सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कराने का कुछ पर्पस होता है। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है कि आप उन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। मैं जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करवाती हूँ वो इसीलिए ड्रॉ करवाती हूँ क्योंकि चांसेस हैं कि वो स्ट्रक्चर आपके पेपर में आ सकते हैं। एक दफ़ा से दोबारा से मैं आपको इस चैप्टर के जो जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ड्रॉ करवाए थे वो सारे मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप लोग अपने सामने देखो तो इस टाइम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन जब हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज विलाई। एक होगा तो विलस होगा, ज़्यादा होगा तो विलाय होगा। तो मैंने बेटे ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ विलाय सारा का सारा ड्रॉ करके दिखाया। इसकी लेबलिंग मैंने आपको बताई, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ये स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह से करना है, इस चैप्टर में मैंने आपको करवाया। ये मैंने आपको उसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया था, और ये मैंने पूरी एज स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम थी, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन की, वो हमने ड्रॉ की थी। ये थे विलाय बने हुए, और इन्हीं विलाय को फिर हमने इनलार्ज करके भी जो है उसकी डायग्राम ड्रॉ की थी। ठीक है,
याद आया बेटे? ये हमारा एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। फिर इस चैप्टर में सेकंड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। अगर आपको याद हो, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, इसकी सारी की सारी लेबलिंग मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे बताना है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस चैप्टर का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मैंने आपको पूरा का पूरा ड्रॉ करके दिखाया। इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरी बनाई, फ्रॉम माउथ कैविटी से लेकर एनस तक जो है वो मैंने सारा यहाँ पे सिस्टम ड्रॉ किया। इसके अलावा यहीं पे मैंने असेसरी ऑर्गन्स यानी कि आपका पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर और लिवर भी मैंने इसी सिस्टम के अंदर ड्रॉ किया, ताकि आपको पता चले असेसरी ऑर्गन्स और एलिमेंट्री कैनाल किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको फिंगर टिप्स पे बनाना भी आना चाहिए और इसकी सारी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे ड्रॉ किया था, ठीक है। इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है। फिर मैंने आपको असेसरी ऑर्गन में दो ऑर्गन्स की डायग्राम्स बनाई थी। एक था लिवर, बहुत इजी डायग्राम थी। लिवर मैंने सारा आपको बताया, इसके दोनों लोब्स बताए, यहाँ पे गाल ब्लैडर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो ये स्ट्रक्चर भी आपने यहाँ पे मस्ट प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। फिर इन द एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो मैंने चैप्टर में बनाया था, डैट इज़ पेनक्रियाज, ठीक है। ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिर्फ ये पेनक्रियाज है, लेकिन बाकी स्ट्रक्चरिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी ताकि आपको पता चले पेनक्रियाज जो है वो बाकी किसके साथ जो है वो अटैच होता है। ये क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ये गाल ब्लैडर था, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। एक और स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बनाया था, आई एम श्योर अगर आपको याद हो, हाँ, मैंने आपको आपके ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमने पढ़ा था। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, 1 2 3। तो मैंने आपको उन तीनों के नेम और उनकी लोकेशन यानी कि वो ओरल कैविटी में किस जगह पे मौजूद हैं बेटे, वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए थे, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटे हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है और साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर को आप लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना लेक्चर बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।